हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 पढ़ेंगे। भारत की विदेशी संबंध, भारत की विदेश नीति की शुरुआत। विदेशी नीति की शुरुआत पहले हम देखते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था, है ना, 1947 में, तब दुनिया के हालात बहुत मुश्किल थे। अभी हमने सेकंड और थर्ड चैप्टर में समझा है। दूसरा विश्व युद्ध अभी ख़त्म ही हुआ था और दुनिया के सामने पुनर्निर्माण क्या होता है? फिर से सब कुछ बनाना, ठीक है। फिर पुनर्निर्माण की चुनौती थी। नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था पूरी दुनिया। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या किस लिए बनता है, पहले हम ये समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन बनता है वो इसलिए बनता है कि जिससे पूरे जो देश हो उसमें शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़े ये सब कम हो, युद्ध वगैरह कम हो, ये चीज़ें इतनी ना हो। पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की कोशिश हो रही थी, ठीक है। उपनिवेशवाद की समाप्ति। अब इसकी समाप्ति हम देखते हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसका मतलब देखेंगे। उपनिवेशवाद का इसका मतलब है कि जो देश गुलाम थे वो आज़ाद हो रहे थे, ठीक है। इन नए देशों के सामने मुख्य काम क्या था? लोकतंत्र कायम करना और गरीबी मिटाना था। अभी हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था नियोजित विकास की राजनीति, है ना, उसमें यही था। दो खेमों में बटी दुनिया। अब दो खेमे कौन कौन से थे? एक अमेरिका, एक संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। आज़ादी के समय दुनिया दो गुटों में बट गई थी। एक नेता अमेरिका था और दूसरा कौन था? सोवियत संघ। भारत ने इन दोनों से अलग रहने का फैसला किया। हमारा जो भारत था वो किसी एक गुट में शामिल ही नहीं हुआ था कि अमेरिका में ये हो जाए या फिर सोवियत संघ में हो जाए, उसको वो अपना अलग हुआ था। नेहरू जी की भूमिका और 3 मुख्य उद्देश्य। अब हम नेहरू जी की भूमिका देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ये सबको पता है। जवाहरलाल नेहरू ही देश के विदेशी मंत्री भी थे और उन्होंने 1946 से 1964 तक भारत की विदेश नीति पर गहरा प्रभाव डाला था, ठीक है। भारत के जो विदेशी संबंध थे। कठिन संघर्ष। अब हम 3 मुख्य लक्ष्य देखेंगे। कठिन संघर्ष से मिली संप्रभुता से बचाना। संप्रभुता का क्या मतलब होता है? अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। ये नहीं कि कोई और देश हमारा फैसला ले। भारत नहीं चाहता था कि आज़ादी के बाद कोई और देश उसे बताए कि क्या करना है, ठीक है। अपनी जैसे भारत की जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है या कोई भी चीज़ है, वो भारत के प्रधानमंत्री ही लेगी और भारत ही लेगा, कोई और नहीं ले सकता। क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। इसका मतलब है कि देश के किसी भी हिस्से को अलग ना होने देना और अपनी सीमाओं की रक्षा करना, क्योंकि हमारे देश में क्षेत्रीय अखंडता जो है वो काफ़ी हद तक हो सकती थी, क्योंकि इतने सारे संस्कृति थी, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई मराठा। तो अगर हर में क्षेत्रीय अखंडता हो, क्षेत्रीय अखंडता मतलब जैसे ये भारत है, अब मेरी ड्राइंग घटी है तो अब आप ऐसे ही समझ लो। जैसे अब पंजाब के लोग हैं, अब वो लोग ये सोचे कि हमें पंजाब को अलग करना है, यहाँ पे सब पंजाबी लोग रह गए तो इतना भारत कट गया, अब इतना बचा, है ना। अभी बोल दे कि गुजराती अलग रहना है, ठीक है, गुजरात वालों को, यहाँ पे सब गुजराती रहेंगे तो इतना और कट गया, तो हमारा भारत इतना थोड़ा बचा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर क्षेत्रीय अखंडता हो गया, अगर क्षेत्र मतलब बटेगा ज़्यादा तो हमारा जो भारत है वो कितना थोड़ा ही बचेगा। इसलिए तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। देश से गरीबी मिटाने के लिए जल्दी तरक्की करना। अब हमने तीनों चीज़ देख रही। एक तो संप्रभुता को बचाना, अपने फैसले जिससे भारत खुद रहे। क्षेत्रीय अखंडता करनी है, क्षेत्रीय अखंडता जो है उससे बचाना है कि अपनी सीमा है उसकी रक्षा करी जाए। और इकोनॉमिक वो करना है, आर्थिक विकास होना चाहिए कि देश की जो गरीबी है, क्योंकि जब आज़ादी हुई थी तो काफ़ी पैसा, काफ़ी लोग मरे थे, ठीक है। इसलिए कि आर्थिक विकास भी काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम पे आर्थिक विकास काफ़ी कम हो गया था, अर्थव्यवस्था काफ़ी तहस-नहस हो गई थी ना। गुटनिरपेक्षता की नीति। अब हम इसके बारे में समझेंगे। नेहरू जी ने ऊपर दिए गए लक्ष्यों को पाने के लिए गुटनिरपेक्षता का रास्ता चुना। क्या क्या चीज़ों के लिए? क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और तेज आर्थिक विकास करने के लिए। अब हम इसका मतलब देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना। हमारा जो भारत था वो ना अमेरिका गुट में शामिल हुआ है, ना सोवियत संघ में। सोवियत संघ वार्सा पैक्ट और अमेरिका जो था नाटो, ठीक है, कि मतलब हमने किसी से हेल्प ली हो या फिर किसी में शामिल हुए थे, हम लोग नहीं हुए थे।
स्वतंत्र नजरिया, भारत चाहता था कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी का पक्ष लिए बिना अपनी स्वतंत्र राय रखे कि कोई भी चीजें हो रही है, जैसे मानो ये मीटिंग हुई है ना, तो सोवियत संघ ने रखा, अमेरिका ने रखा। अब मानो अगर भारत कहीं पे शामिल हो जाता तो वो इनसे दब जाता, ठीक है, अब किसी में भी वो शामिल हो जाता तो। लेकिन भारत को क्या था कि हमें अपना पक्ष रखना है, कि हमारी अगर कोई दिक्कत है तो हमारा अलग से चीजें सुनी जाए, ये नहीं कि हम उनमें ही शामिल हो रहे हैं, ठीक है। वो अलग, जैसे होता है ना कि एक झुंड में चलते हैं, एक अकेला चलता है, तो वैसे में ही चाहिए था उसे हमारे भारत को, जो कि अच्छी बात भी है। अब एक था बैलेंस बनाना। बैलेंस बनाना, भारत ने कोशिश की कि दोनों महाशक्तियों से दोस्ती की रहे, ताकि विकास के लिए दोनों से मदद और पैसा मिल सके। अब भारत ने काफ़ी चालाकी की थी कि सोवियत संघ से भी दोस्ती थी और अमेरिका से भी थी, है ना, जैसे दोनों ही मदद करे भारत का, ठीक है। अब एशियाई और अफ्रीकी एकता, एक मिनट। एशियाई और अफ्रीकी एकता, भारत चाहता था कि जो नए देश आज़ाद हुए हैं वह सब मिलकर रहे, ये नहीं कि अलग अलग रहे, ठीक है। बांडुंग सम्मेलन, ये काफ़ी बार आता है, 1955 में हुआ था। 1955 इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के नए देशों की एक बड़ी मीटिंग हुई, ठीक है। इसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। अब ये हमने देखा, ये बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? 1955 में। कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में, ठीक है। और इसमें क्या बात हुई है? एशिया अफ्रीका के जो नए देश जो आज़ाद हुए हैं उसके लिए मीटिंग रखी गई थी, है ना। और इस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी है। बेलग्रेड सम्मेलन, ये कब हुआ है? ये हुआ है 1961 में। यहाँ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला बड़ा आधिकारिक सम्मेलन हुआ, ठीक है। अब चीन के साथ रिश्ते, अब हम चीन के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के जो रिश्ते हैं वो चीन के साथ कैसे हैं। भारत ने शुरू में चीन के साथ बहुत दोस्ती वाला रवैया अपनाया था। स्टार्टिंग में हमारा जो भारत था उसने किया। पंचशील, 29 अप्रैल 1954 को नेहरू जी और चीन के नेता चाउ एन लाई, ये काफ़ी आता है क्वेश्चन में, मतलब काफ़ी पेपरों में आता है। चाउ एन लाई ने शांति से रहने के 5 सिद्धांतों की घोषणा की। 5 सिद्धांत और इसे ही पंचशील कहा जाता है। अब हम देखते हैं तिब्बत का मामला। तिब्बत का मामला, 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। 1959 में तिब्बत के धार्मिक जो नेता थे दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी, मतलब भारत में आने के लिए शरण मांगी कि हम भारत में रह सकते हैं, और भारत ने उन्हें शरण दे दी कि हाँ आप रह सकते हैं। चीन इस बात से बहुत नाराज़ हो गया और उसने इसे अपने अंदरूनी मामले में दखल माना कि हाँ कि तुमने अंदरूनी मामले जो कि मतलब हमारी देश की चीज़ें है और तुमने उस चीज़ में दखल कर दिया। जैसे हमने श्रीलंका वाला भी देखा था फर्स्ट बुक में कि भारत ने अच्छी चीज़ करी, लेकिन श्रीलंका को ये लगा कि भारत दखल अंदाजी कर रहा है। 1962 का युद्ध, चीन ने अचानक लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जिसे तब नेफा कहा जाता था, अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता था? नेफा, पर हमला कर दिया था। भारत की तैयारी कम थी उस टाइम पे, उतनी तैयारी नहीं थी 1962 में, इसलिए हमें नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इसे नेहरू जी की छवि को धक्का लगा और रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। बताओ, अभी ये जो हुआ था उस पर हमारा मतलब अचानक से युद्ध हो गया था, और जब अचानक से युद्ध होता तो हमें कोई चीज़ पता तो रहती नहीं है। एक तो वैसा युद्ध होता है कि होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, तो लोग चीज़ें भी करके रखते हैं कि अच्छा आज नहीं तो कल युद्ध हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे अचानक युद्ध हुआ तो किसी को कुछ पता नहीं था, काफ़ी चीज़ें भी घटिया हुई, क्योंकि जब युद्ध होता है तो काफ़ी नुकसान होता है ना बड़े लेवल पे, तो वही हुआ। अब इससे जो नेहरू जी थे जिन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अब उनके चीज़ों को काफ़ी ठेस पहुंची कि मतलब ये क्या हो गया। एक मिनट, एक मिनट।
पाकिस्तान के साथ संघर्ष। अब हमारे और पाकिस्तान की तो स्टार्टिंग से चीज़ अच्छी नहीं रही है। सिंधु नदी जल संधि 1960 में नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने नदियों के पानी के बंटवारे पर समझौता किया, जो आज भी चल रहा है क्योंकि ये नदी दोनों की साइड थी। 1965 का जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर हमला किया कि कश्मीर उसे चाहिए पाकिस्तान को। तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ने पंजाब की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश किए कि हमला होना चाहिए। युद्ध के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। 1971 का क्या है, 1971 का बांग्लादेश युद्ध। पूर्वी पाकिस्तानी, अब बांग्लादेश में जनता पर जुल्म हो रहा था। जो हमारा जो पाकिस्तान बना था, वो बांग्लादेशी जो जनता थी उस पर जुल्म हो रहा था। भारत ने उनकी मदद की, बांग्लादेश वालों की। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया इसी चीज़ को लेके, लेकिन भारत ने उससे हरा दिया और बांग्लादेश एक आज़ाद देश बना, क्योंकि जो बांग्लादेश था वो उसी साइड पे हो रहा था ना पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान वाले जुल्म कर रहे थे। और लेकिन जब भारत ने साथ दिया तो बांग्लादेश भी एक आज़ाद वो हो गया, देश बन गया। इसके बाद इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ। अब हम देखते हैं 1999 का कारगिल संघर्ष। पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत से कुछ घुसपैठियों ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। कारगिल की जो चोटी थी उस पर कब्जा कर लिया था, जिन्हें भारतीय सेना ने बहादुरी से खदेड़ दिया। भारतीय सेना वहां से टूट पड़े थे। भारत की परमाणु नीति, ये काफी आता है। शांतिपूर्ण इस्तेमाल, भारत की परमाणु नीति का क्या है, भारत हमेशा से परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कामों जैसे बिजली बनाने के लिए करता है, क्योंकि हमारा भारत इतनी जल्दी, मतलब हमारा जो भारत की जो नीति है उनमें यही है कि शांति बनाए रखना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, जिससे हर कोई विकास कर सके और हर जगह से फायदा हो सके। लेकिन वो होता है ना कि पाकिस्तानी कभी ऐसा था ही नहीं। इसकी शुरुआत 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के देखरेख में हुई थी। शांतिपूर्ण जो इस्तेमाल था, पहला जो परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जो हुआ है बिजली बनाने इन सब के लिए था। पहला परीक्षण 1974, भारत ने मई 1974 में पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इसे शांतिपूर्ण परीक्षण बताया कि काफ़ी शांतिपूर्ण हुआ। संधियों का विरोध, भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर साइन नहीं किए, क्योंकि भारत उन्हें भावपूर्ण मानता था और थी भी ये संधियाँ केवल कुछ ही देशों के परमाणु हथियार रखने की इजाज़त देती थी, कि मतलब आपने पहले बना लिया तो आप रख सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो आप नहीं रख सकते, ऐसा चीज़ है इसमें। दूसरा परीक्षण, भारत ने 1998 में फिर परीक्षण किया और खुद को परमाणु हथियार संपन्न देश घोषित किया, कि जब 1998 के अंदर हुआ था कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हम भी संपन्न हैं। नीति, भारत की नीति है पहले इस्तेमाल नहीं, यानी हम किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगी, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखेगी। हमारे भारत में क्या है कि हमने ये परमाणु हथियार बना लिए, लेकिन हमारे ये नहीं कि हम कोई भी देश पे ऐसे ही स्टार्टिंग से युद्ध कर दिया। अगर कोई देश लड़ रहा है तब हम युद्ध करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। वरना हम सुरक्षा के लिए रखते हैं कि मतलब किसी ने करा तो उस चीज़ की सुरक्षा के लिए। विदेश नीति पर सहमति, भारत में चाहे किसी भी पार्टी का सरकार आए, जैसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार हुई थी, है ना। विदेश नीति के कुछ मूल सिद्धांत जैसे राष्ट्रीय अखंडता, सीमा की जो सुरक्षा होती है, राष्ट्रीय हित के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पर सभी राजनीतिक दलों के बीच एक राय रहती है। 1990 के बाद से भारत के संबंध अमेरिका के साथ और ज़्यादा मजबूत हुए हैं, 90 के बाद, है ना। संविधान का आधार आर्टिकल 51, भारत की विदेश नीति सिर्फ नेहरू जी के मन की बात नहीं थी, बल्कि हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है। अब हम आर्टिकल 51 को समझेंगे। अनुच्छेद 51, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। इसमें साफ लिखा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये नहीं हमारा जो भारत है वो युद्ध को बढ़ावा नहीं देगा, वो शांति को बढ़ावा देगा, कि शांति हो, सुरक्षा हो, इन सब के लिए। दूसरे देशों के साथ सम्मानजनक रिश्ते रखेगा, कि हम हर देश
की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का आदर करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कानून बनते हैं उसका आदर करेगा। झगड़ों को आपस में बातचीत या मध्यस्थता को सुलझाने की कोशिश करेगा, कि कोई भी आपसी, जैसे हमारा भारत किसी से लड़ गया तो उसका क्या है, बातचीत से सुलझाएगा। ये नहीं कि परमाणु हथियार कर दे, क्योंकि हथियार तो हमारे पास भी है लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। हमारे जो भारत के जो हथियार हैं उसे हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखें, कि कोई करेगा तब करेंगे, वैसे नहीं। आज़ादी से पहले की पहल। आज़ादी से पहले की पहल क्या है? भारत अपनी विदेश नीति पर आज़ादी मिलने से पहले ही काम कर चुका था। ये नहीं कि आज़ादी मिली उसके बाद से भारत कर रहा है, पहले स्टार्टिंग से ही मतलब आज़ादी के कुछ टाइम पहले से कर रहा था। मार्च 1947, आज़ादी मिलने में अभी 5 महीने बाकी थे, तभी नेहरू जी की अगुवाई में एशियाई संबंध सम्मेलन हुआ था। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए बहुत कोशिश की कि इंडोनेशिया जो है उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए, और 1949 में उसके समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया। मतलब कितना सपोर्टिव है हमारा भारत। चीन युद्ध का राजनीति पर असर। अब चीन युद्ध का हम राजनीति पर असर देखेंगे। 1962 के युद्ध ने सिर्फ सेना को ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति को भी हिला दिया, जो चीन ने करा था। कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हुआ। इस युद्ध और सोवियत संघ चीन के बीच बढ़ते मतभेद के कारण 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई टूट गई। कब टूटी थी? 1964 में। जो गुट सोवियत संघ का समर्थक था वह सीपीआई में रहा, मतलब जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे वो सीपीआई में रहे, और जिसने चीन का पक्ष लिया उन्होंने सीपीआई एम यानी मार्क्सवादी पार्टी अपनाई। उन्होंने मार्क्सवादी पार्टी अपनाई थी। अविश्वास प्रस्ताव। पहली बार नेहरू सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कि मतलब विश्वास नहीं था। युद्ध पर अर्थव्यवस्था का असर। अब युद्ध पर अर्थव्यवस्था का क्या असर होता है अब हम ये देखेंगे, क्योंकि देखो जब भी युद्ध होता है तो अर्थव्यवस्था डगमगाती है। लगातार युद्धों 1962 में हुआ, 1966 में हुआ, 1971 में हुआ, है ना। भारत के विकास को धीमा कर दिया। जो भारत मतलब तेजी से कर सकता था वो अब ऐसे ऐसे विकास कर रहा था, ऐसा समझिएगी। अब पंचवर्षीय योजना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पंचवर्षीय देखा था कृषि के लिए, उद्योग के लिए। इसमें भी यही है, पंचवर्षीय योजना रुकी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से 1966 बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि युद्ध कब हो रहे हैं? 1962 में हुआ, 65 में हुआ, तो जो 61 से 66 वाली जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो रुक गई थी, काफ़ी बुरी तरह मतलब प्रभावित हुई थी। इसके बाद भारत को लगातार 3 एक वर्षीय योजना चलानी पड़ी, कि मतलब जो वर्षीय जो योजना थी वो एक एक साल की चल रही थी, ठीक है। चौथी योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। चौथी जो योजना थी, भारत को अपना कीमती पैसा विकास के बजाय रक्षा और सेना के आधुनिकीकरण खर्च करना पड़ा, कि जो पैसा था वो विकास पे लगा सकता था, है ना, भारत जो था। क्योंकि अगर ये सारे युद्ध नहीं होते तो भारत क्या करता, अर्थव्यवस्था को ही सुधार रहा था हमारा भारत, है ना। लेकिन जब ये सारे जब युद्ध हुए तो क्या हुआ कि हथियार बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, सेना के लिए। क्योंकि अगर सेना ही नहीं होगी तो लड़ेगा कौन, ठीक है। तो सेना पे सबसे ज़्यादा जोर देने लग गए, तो उस टाइम अर्थव्यवस्था से ध्यान हट गया था, कि क्योंकि हथियार वो युद्ध हो रहे थे, तो युद्ध से तो वो क्या बोलते हैं, सेना ही हमें अभी भी अगर युद्ध होता है तो हमें बचाता कौन है? आर्मी वाले बचाते हैं। तो इसी के लिए चीन के साथ रिश्तों में सुधार। 1962 के बाद चीन से रिश्ते पूरी तरह टूट गए थे, क्योंकि चीन ने युद्ध कर दिया था, जिन्हें सुधरने में लंबा वक्त लगा। 1976 युद्ध के करीब 14 साल बाद दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध बहाल हुए। फिर से मतलब चीज़ें सुधरनी स्टार्ट हुई। कब? 1976 में। अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में वे विदेश मंत्री के रूप में चीन गए थे। कौन गया था? अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी बाद राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा की, चीन गए। 1977 की विदेश नीति में बदलाव। अब हम देखते हैं क्या बदलाव आया था। जब 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी बनी तो
उन्होंने एक नई बात कही। अब नई बात देखते हैं। सच्ची गुटनिरपेक्षता। उनका कहना था कि पिछली सरकार का झुकाव सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा था। वह इसे ख़त्म करके भारत को एकदम न्यूट्रल बनाएगी, कि ये ना हो कि मतलब एक ही उस पे सबसे ज़्यादा है, हर पे होना चाहिए ना। हालांकि बात की सभी सरकारों ने ये माना कि विदेश नीति का मुख्य आधार राष्ट्रीय हित ही होना चाहिए, कि जो विदेशी नीति जो भी बनती है, अंतर्राष्ट्रीय नीति जो विदेशी नीति बने, उसमें हर राष्ट्र का हित हो। ये नहीं कि आप सोवियत संघ को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर किसी भी देश को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। परमाणु नीति भेदभाव का विरोध। इसमें भेदभाव का विरोध किया गया था। भारत परमाणु हथियारों के खिलाफ नहीं था। भारत का क्या था, भारत के पास हथियार भी जब संपन्न हो गए थे, लेकिन उसका था कि हम शांतिपूर्व ही रहेंगे, क्योंकि शांतिपूर्व से चीज़ें करनी चाहिए, बल्कि ये भेदभाव के खिलाफ था। एनपीटी 1968 और सीटीबीटी 1995। भारत ने इन पर साइन इसलिए नहीं किए क्योंकि ये संधियां उन देशों को तो हथियार रखने देती थी जो पहले से परमाणु शक्ति थे, लेकिन बाकी देशों पर पाबंदी लगाती थी। इसमें जो भारत है उसने भेदभाव को ही विरोध किया है, कि ये कैसा भेदभाव हुआ कि अगर हमने परमाणु हथियार आज बनाए हैं ना, अब हम आज रखना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रखने देते ही नहीं। अगर हम उस पर साइन कर देते तो क्या होता कि अगर आपने पहले नहीं बनाए हैं तो आप नहीं रख सकते। ये तो भेदभाव हुआ ना। अब अगर कोई चीज़ें अगर आपने आज बनाई हैं तो आपको भी रखने का अधिकार है। अब उस चाहे आप कोई भी एग्जाम्पल लो, ठीक है। तो ये चीज़ें करी थी भारत ने। भारत इसे दुनिया को दो हिस्सों में बंटना मानता था, परमाणु संपन्न और परमाणु विहीन। सही बात है। अगर आपके पास परमाणु नहीं है तो परमाणु विहीन की मतलब नहीं है चीज़ें, और परमाणु संपन्न, क्योंकि स्टार्टिंग में तो परमाणु नहीं थे भारत के पास, फिर उसने बनाए थे जब इतनी युद्ध हुए। देश के अंदर अलग अलग राय। अब सभी देशों की, क्योंकि देखो कोई भी देश किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, तो देशों की सोच एक जैसे कैसे हो सकती है ना। तो हर की सोच अलग अलग थी। अमेरिका की अलग थी, सोवियत संघ की अलग थी, भारत की अलग थी, है ना। ऐसा नहीं था कि नेहरू जी की विदेश नीति से सब सहमत थे। स्रोतों के अनुसार, अब हम स्रोतों के अनुसार, बुक के अनुसार देखते हैं। अमेरिका का जो समर्थन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कुछ राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ दोस्ती करे, क्योंकि वह गुट लोकतंत्र की हिमायत था। अब जो जनसंघ था, जो जनता वगैरह थी, है ना, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो स्वतंत्र पार्टियां थी, है ना, जो स्वतंत्र हुए थे देश, वो लोग क्या चाह रहे थे उस टाइम पे कि जो भारत है वो अमेरिका के साथ दोस्ती करे, क्योंकि जो अमेरिका था, क्योंकि अमेरिका का जो गुट था वो लोकतंत्र के लिए बढ़ावा देता था कि अच्छा लोकतंत्र ही होना चाहिए। अब पटेल की चेतावनी देखते हैं। पटेल की चेतावनी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को चीन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि चीन ने एक बार तो धोखा दे ही दिया था। उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया कि वह चीन भविष्य में भारत पर हमला कर सकता है, जो कि सही भी था। लेकिन नेहरू जी को लगा कि इसकी संभावना बहुत कम है। किसी ने अगर पहली बार युद्ध करा, है ना, वो दोबारा भी तो युद्ध कर सकता है। तो पटेल ने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन हमारे जो नेहरू जी थे, जो प्रधानमंत्री थे, वो नहीं माने। उन युद्धों के बाद सेना में बड़े बदलाव। एक मिनट। युद्धों के बाद सेना में बड़े बदलाव। लगातार युद्धों ने भारत को अपनी सेना मजबूत करने पर मजबूर कर दिया। जहाँ पे हमारा भारत आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था सुधार सकता था, गरीबी के लिए काम कर सकता था, है ना, वहाँ पे क्या था कि सेना को मजबूत बनाना है। नए विभाग। 1962 के युद्ध के बाद रक्षा उत्पादन विभाग और 1965 के युद्ध के बाद रक्षा आपूर्ति विभाग बनाया गया। ठीक है, ये डेट जरूर याद कर लीजिए, 1962 और 1965 का। आधुनिकीकरण। भारत ने अपनी सेना के ढांचे को नया और आधुनिक बनाने के लिए, आधुनिक मतलब टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है, बनाने के लिए अपने सीमित संसाधनों का बड़ा हिस्सा रक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया। कि जो बड़ा हिस्सा, जो ज़्यादा पैसे थे भारत के पास, वो कहाँ पे खर्च हो रहा था, रक्षा के ऊपर, कि सुरक्षा कैसे की जाए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो काफ़ी लोग मर ही जाएंगे, और जितने लोग बचे रहेंगे, है ना, उतने से क्या ही फ़ायदा। तो ये था कि जितनी लोगों की सुरक्षा हो जाए उतना आगे उसके लिए सही है, क्योंकि जितने लोग हो गए उतनी फिर अर्थव्यवस्था तो सुधर भी सकते हो। हथियार होने ही चाहिए,
क्योंकि अगर हथियार नहीं होगे तो अब बचते ही नहीं और लोग मर जाते फिर। 1971 के युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति देखते हैं। 1971 का युद्ध सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं था, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें शामिल थी। नया समीकरण, उस समय अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच एक दोस्ती का गुट बन रहा था। किन किन का? अमेरिका, पाकिस्तान और चीन, ठीक है। रूस से दोस्ती, इस अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी को जवाब देने के लिए भारत ने 1971 में सोवियत संघ यूएसएसआर के साथ 20 साल की शांति और मित्रता की संधि करी, है ना। क्योंकि ये तीन तो एक जगह शामिल हो रहे थे, है ना। और तो हमारे जो भारत है उसने रूस के साथ कर दिया, रूस के साथ हमारे अच्छे संबंध भी है। इससे भारत को भरोसा मिला कि हमले की स्थिति में रूस हमारी मदद करेगा। ये शांति और मित्रता वाला था। परमाणु नीति और 1973 का तेल संकट, महंगाई का असर। जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अरब इजराइल युद्ध, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई भी बढ़ी, जिससे काफ़ी हड़ताल हुई, जिससे भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई और काफ़ी हड़तालें हुई। क्योंकि कोई भी चीज़ का दाम, अब कोई भी चीज़ है उसका दाम है मानो 30 रुपये, है ना। अब वो स्टार्टिंग से बढ़ा के हो जाए 230, मानो 330 हो गया, तो हड़ताल तो बढ़ेगी। क्योंकि तेल क्या है, तेल हर चीज़ में डलेगा, तो तेल की ज़्यादा ज़रूरत भी है। तेल को बालों में भी लगाना है, तेल में दाल सब्जी हर चीज़ में डलेगा, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी इतनी ज़्यादा थी और इसकी कीमतें बढ़ा दी, है ना। तो काफ़ी हड़तालें हुई उस टाइम पे 1973 में। अब हम लास्ट का देखेंगे 1990 के बाद का बदलाव। आर्थिक हितों पर जोर, आर्थिक हितों पर जोर। स्रोतों के अनुसार आज की विदेश नीति में सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि आर्थिक फायदे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। स्टार्टिंग में क्या था, हथियार पे ज़्यादा जोर दे रहे थे क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी होता है, लेकिन 1990 के बाद इतने युद्ध नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा भारत क्या कर रहा है, आर्थिक चीज़ें उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। रूस और अमेरिका, 1990 के बाद रूस का प्रभाव कम हुआ और भारत का जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ा है। हालांकि रूस अभी भी हमारा महत्वपूर्ण दोस्त है, क्योंकि हमारे रूस से संबंध अच्छे हैं। और 1990 से पहले भारत, पाकिस्तान, चीन जो शामिल हो गए थे, उससे हमारा जो भारत था उसने उस टाइम दोस्ती नहीं करी थी अमेरिका से, ठीक है। लेकिन अभी 1990 के बाद क्या है कि वो उससे भी, उसका मतलब हमारा जो भारत है उसका झुकाव भी अमेरिका की तरफ हो रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।